नमस्कार। आज हम हरियाणा सरकार की एक नई पहल पर बात कर रहे हैं। ये है दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 और इसके लिए हमारे पास जानकारी का स्रोत है 15 सितंबर 2025 का हरियाणा सरकारी गजट। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मकसद है इसकी बारीकियों को समझना, खास तौर पर ये कि कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। देखिए, योजना का इरादा तो काफी साफ लगता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना, मतलब सशक्तिकरण। और इसमें प्रावधान है कि हर योग्य महिला को 2100 रुपए महीना मिलेगा। हाँ, जब तक वो खुद कम ना चाहें। लेकिन असली सवाल यही है कि ये योग्य कौन है। इसमें जो निवास स्थान मतलब रेजिडेंसी की शर्त है वो थोड़ी दिलचस्प है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनकी शादी तो हरियाणा में हुई पर वो हैं कहीं और की मूल निवासी। तो चलिए आज इसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो फिर ठीक है, बताइए कि इस योजना के दायरे में आने के लिए क्या शर्तें हैं, मतलब कौन पात्र है, मुख्य बातें क्या हैं। हाँ, देखिए, गजट के हिसाब से 3 मुख्य शर्तें हैं, ये पूरी करनी जरूरी हैं। पहली शर्त है उम्र की। महिला की उम्र 23 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी शर्त है आर्थिक स्थिति। परिवार की जो सत्यापित सालाना आय है वो FIDR मतलब फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी में जो दर्ज है वो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 1 लाख से कम, ठीक है। और तीसरी शर्त जो आपने कहा निवास स्थान वाली, जिसपे थोड़ी चर्चा हो सकती है, वो क्या है? बिल्कुल, वो तीसरा पॉइंट है 6C। ये एलिजिबिलिटी के लिए निवास की शर्तों को बताता है। देखिए, इसके तहत पात्र होने के 2 रास्ते हैं। पहला कि महिला खुद हरियाणा की निवासी हो और आवेदन के वक्त कम से कम पिछले 15 साल या उससे ज्यादा समय से यहीं राज्य में रह रही हो, या फिर, और ये वाला हिस्सा खास तौर पर जरूरी है उन महिलाओं के लिए जो शादी करके हरियाणा आई हैं, मतलब दूसरे राज्य से, उनके पति हरियाणा के निवासी हों और आवेदन के टाइम कम से कम पिछले 15 साल या उससे ज्यादा समय से राज्य में रह रहे हों। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई महिला खुद 15 साल से हरियाणा में नहीं भी रह रही, लेकिन उनके पति 15 साल या उससे ज्यादा से यहाँ के निवासी हैं, तो भी वो महिला पात्र हो सकती हैं। ये तो एक काफी अहम फैसला लगता है नीति के हिसाब से। सिर्फ महिला की नहीं, पति की रेजिडेंसी को भी आधार माना जा रहा है। हाँ, आपने सही पकड़ा। ये प्रावधान यही दिखाता है कि पॉलिसी बनाते वक्त उन महिलाओं की स्थिति के बारे में सोचा गया है जो शादी करके राज्य के सामाजिक ताने बाने का हिस्सा बनती हैं। हाँ, एक तरह से परिवार को एक यूनिट की तरह देखा जा रहा है इसमें। शायद मकसद ये हो कि जो महिलाएं शादी करके राज्य में आई हैं उन्हें सिर्फ इसलिए लाभ से मना न किया जाए क्योंकि वो खुद यहाँ 15 साल से नहीं रह रही हैं। अगर उनका परिवार, मतलब पति के जरिए, राज्य से लंबे समय से जुड़ा है तो ये एक तरह से इंटीग्रेशन को, मतलब जुड़ाव को बढ़ावा देने का तरीका भी हो सकता है। की पात्रता तय हो रही है। इसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें नहीं आ सकती? जैसे मान लीजिए बाद में अगर शादी की स्थिति में कोई बदलाव आता है, तलाक हो जाए या कुछ और, तो क्या पात्रता पर असर पड़ेगा? गजट में कुछ है इस बारे में? देखिए, गजट में अभी ऐसी स्थितियों के बारे में साफ साफ कुछ नहीं लिखा है कि शादी की स्थिति बदलने पर क्या होगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जो शायद योजना लागू होने के बाद सामने आए, और हो सकता है भविष्य में इसके लिए कोई स्पष्टीकरण या गाइडलाइन जारी हो। अभी के नियम के हिसाब से तो आवेदन के समय पति की 15 साल की रेजिडेंसी एक मान्य आधार है। अच्छा, और एक परिवार में कितने लोग लाभ ले सकते हैं, इस पर कोई सीमा है क्या? नहीं, इस पर गजट में एक नोट है जो साफ कहता है कि अगर एक ही परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं हैं जो व्यक्तिगत तौर पर सारी शर्तें पूरी करती है, मतलब उम्र, आय सीमा और निवास की शर्त, तो वो सभी अलग अलग इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो प्रति परिवार कितने लाभार्थी होंगे, इस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि कौन पात्र है। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो किसी महिला को इस लाभ से बाहर कर सकती हैं, भले ही वो उम्र, आय और निवास की शर्तें पूरी क्यों ना करती हों? मतलब अपात्रता या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें पात्र होते हुए भी महिला को ये लाभ नहीं मिलेगा। इनको हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है अगर महिला पहले से ही राज्य सरकार के कुछ खास सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वित्तीय सहायता योजनाओं का फायदा ले रही हैं, जैसे मान लीजिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता है, या विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, या फिर लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता।
मूल विचार शायद ये है कि एक ही तरह की दोहरी सरकारी मदद न मिले। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। पर इसमें एक जरूरी छूट भी है। जी। अगर महिला को स्टेज 3 और 4 कैंसर या कुछ दुर्लभ बीमारियों या हीमोफीलिया, थैलेसीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कोई सरकारी मदद मिल रही है, तो वो इस योजना का लाभ भी साथ में ले सकती हैं। ये महत्वपूर्ण है। दूसरी श्रेणी है अगर महिला को किसी और सरकारी स्रोत से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, कोई सरकारी कंपनी हो या नगर निगम वगैरह से कोई दूसरी नियमित वित्तीय सहायता या वार्षिकी मतलब एन्युइटी मिल रही हो। तीसरी स्थिति है अगर महिला खुद किसी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम या सरकार के कंट्रोल वाले संगठन में नियमित या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही हैं, चाहे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, और साथ ही उनके परिवार की आय 1 लाख रुपए सालाना की सीमा से ज्यादा है, तो यहाँ नौकरी के साथ आय सीमा भी देखनी होगी। और चौथी मुख्य अपात्रता शर्त है अगर महिला खुद इनकम टैक्स देती हैं, मतलब इनकम टैक्स पेयर है। अच्छा, तो ये अपात्रता की शर्तें तो काफी फैली हुई हैं। मतलब सरकार ये पक्का करना चाह रही है कि फायदा सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे जो वाकई आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें कहीं और से नियमित आय या मदद नहीं मिल रही। बिल्कुल, इन शर्तों का मकसद यही लगता है कि योजना सही लक्षित समूह तक ही पहुंचे और संसाधनों का दोहराव ना हो। अब आते हैं प्रक्रिया पर। मान लीजिए कोई महिला है, उन्हें लगता है कि वो पात्र हैं, तो उन्हें ये लाभ मिलेगा कैसे? ये आय और निवास जैसी शर्तें जांची कैसे जाएंगी? आवेदन का प्रोसेस क्या है, संक्षेप में बताएंगी? हाँ, देखिए, प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, लाडो लक्ष्मी ऐप। इसे हार्टरॉन ने बनाया है। आवेदक को इसी ऐप के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसमें उन्हें अपनी और परिवार की जरूरी जानकारी देनी होगी, जैसे आधार नंबर है, निवास का प्रमाण पत्र, आय का ब्यौरा जो FIDR से सत्यापित होगा, बैंक खाते की जानकारी वगैरह। हाँ, ये जरूरी है कि सरकार समय समय पर जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट बदल सकती है। आवेदन जमा होने के बाद हरियाणा सरकार का एक विभाग है, CRID, यानी नागरिक संसाधन सूचना विभाग। वो दी गई जानकारी को वेरीफाई करेगा। इसके लिए वो मौजूदा परिवार पहचान पत्र यानी PPP डेटाबेस और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे। गजट के अनुसार कोशिश ये रहेगी कि ये वेरिफिकेशन का काम आवेदन मिलने के 15 दिन के अंदर पूरा हो जाए, और जब पात्रता पूरी तरह से सत्यापित हो जाएगी तभी लाभ मिलना शुरू होगा, और पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगा, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो इसका मतलब साफ है, आवेदन करने से पहले ये देख लेना बहुत जरूरी होगा कि आपकी पारिवारिक जानकारी, खासकर आय और निवास की स्थिति, वो परिवार पहचान पत्र, PPP और FIDR जैसे सरकारी डेटाबेस में बिल्कुल सही और अपडेटेड हो, वरना फिर वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। डेटा की सटीकता और सरकारी रिकॉर्ड्स का अप टू डेट होना इस पूरी प्रक्रिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकालें? किसी आम व्यक्ति के लिए जो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या वो या उनके परिवार की कोई महिला इस योजना का लाभ ले सकती हैं, उनके लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? मेरे ख्याल से 2-3 बातें सबसे ज्यादा अहम हैं। पहली, आय सीमा, मतलब 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की पारिवारिक आय। ये साफ करता है कि योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। दूसरी, वो निवास की शर्त, खासकर पॉइंट 6C, ये सिर्फ ये नहीं देखता कि महिला खुद कितने साल से हरियाणा में है, बल्कि ये भी देखता है कि क्या उनके पति 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। और ये उन महिलाओं के लिए दरवाजा खोलता है जो शादी करके हरियाणा आई हैं। तो ये समझना जरूरी है कि दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी, या तो खुद की या पति की। और तीसरी बात है अपात्रता की शर्तें, मतलब आवेदक को ये भी देखना होगा कि कहीं वो किसी ऐसी श्रेणी में तो नहीं आते जिससे वो योजना से बाहर हो जाए, जैसे कोई और सरकारी पेंशन लेना या इनकम टैक्स देना। ये शर्तें दिखाती हैं कि सरकार का इरादा लाभ को बहुत फोकस्ड रखना है। तो संक्षेप में कहें तो पात्रता पक्की करने के लिए आय, निवास, खुद का या पति का, और मौजूदा लाभों की स्थिति, इन तीनों चीजों को देखना होगा। तो मतलब अगर हम इसे बिल्कुल संक्षेप में कहें तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 के लिए पात्रता के जो मुख्य दरवाजे हैं वो हैं 23 साल या उससे ज्यादा उम्र, 1 लाख रुपए से कम सालाना पारिवारिक आय, वो भी FIDR से सत्यापित, और
15 साल की निवास शर्त या तो महिला की खुद की हरियाणा में या फिर उनके पति की हरियाणा में। और योजना से बाहर होने के रास्ते हैं कुछ दूसरी सरकारी पेंशन या सहायता लेना, सरकारी नौकरी अगर आय सीमा से ज्यादा है तो, या फिर इनकम टैक्स दाता होना। जो इस योजना से निकलती है वो है ये 15 साल की निवास अवधि की शर्त। 15 साल, ये काफी लंबा समय है ना? तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि सरकार इसके जरिए क्या हासिल करना चाहती है। क्या ये उन परिवारों को एक तरह से इनाम देना है जो लंबे समय से राज्य में रह रहे हैं, या फिर ये पक्का करना है कि लाभ उन्हीं को मिले जिनका राज्य से गहरा और स्थायी रिश्ता है। और साथ ही जैसा हमने बात की, पति की रेजिडेंसी को मान्यता देकर शादी के जरिए राज्य में आने वाली नई महिलाओं को जोड़ने की कोशिश भी दिखती है। तो ये संतुलन कैसे काम करेगा और आगे चलकर जैसे जैसे हरियाणा की डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या का स्वरूप बदलेगा, क्या इस तरह के नियम टिके रहेंगे और उनमें बदलाव आएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल, ये 15 साल की शर्त और उसके पीछे का इरादा, ये वाकई सोचने वाला बिंदु है और इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। इस बहुत ही विस्तृत और व्यावहारिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।